हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट इंग्लिश से एमए कर रहे हैं और जिनका सेकंड सेमेस्टर है इस बार, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है पोएट्री सेक्शन से रिलेटेड, उन्हीं को इसमें रखा गया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ है। पहला स्टेंजा है, मिरेकल बर्ड आर गोल्डन हैंडीवर्क, मोर मिरेकल दैन बर्ड आर हैंडीवर्क, पेंटेड ऑन द स्टारलिट गोल्डन बो, कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो। यानी ये स्टेंजा दोस्तों इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है आपके लिए, और ये अगर परीक्षा में आता है तो ये आप जानते हैं एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है और उसके बाद एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए देखते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, किस रचना से लिया गया है और इसके कंपोज़र कौन है। तो शुरू करते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वाइजेंटियम रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। जी हाँ, ये लाइंस जो हैं अर्थात ऊपर का स्टेंजा जो है वो किससे लिया गया दोस्तों, बाइजेंटियम पोएम से लिया गया है। अगर ये पोएम आपके कोर्स में है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रिटन बाई, जो कि लिखा गया है विलियम बटलर ईस्ट यानी WB ईस्ट के नाम से इनको जानते हैं, उन्हीं के द्वारा कंपोज की गई है पोएम। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द मॉडर्निस्टिक स्कूल इन इंग्लिश पोएट्री। यानी जो थे, क्या थे दोस्तों, ग्रेटेस्ट पोएट थे, बहुत ही महान कवि थे। कहाँ के दोस्तों, मॉडर्निस्टिक स्कूल यानी जो आधुनिक स्कूल कह सकते हैं इन इंग्लिश पोएट्री यानी अंग्रेजी काव्य के। तो उसके ये दोस्तों क्या थे, एक महान कवि थे। आगे देखते हैं। बाइजेंटियम वाज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। जी हाँ, ये पोएम का जो शीर्षक है ये वैसे क्या है, ग्रीस की राजधानी थी। बाइजेंटियम जो था ग्रीस की राजधानी थी। एंड फेमस फॉर इट्स आर्ट, और प्रसिद्ध थी किस लिए, अपने आर्ट के लिए, आर्ट यानी कला के लिए, आर्किटेक्चर, वास्तुकला एंड कल्चर और संस्कृति, यानी जो अपने कला, वास्तुकला और संस्कृत के लिए फेमस थी। आगे देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स, कब क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत देखते हैं। द डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ द नाइट, यानी रात्रि के चित्र को प्रदर्शित करता है, उसका वर्णन करता है। और किस तरह से दोस्तों, आगे देखते हैं। द सोल्जर्स ऑफ द किंग आफ्टर डिस्प्लेइंग दियर सिंफुल एक्टिविटीज ऑफ द डे हैड गॉन टू स्लीप। यानी जो सोल्जर्स हैं ऑफ द किंग यानी राजा के जो सिपाही हैं, आफ्टर डिस्प्लेइंग दियर सिंफुल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे यानी दिन के जो अपने पापपूर्ण वर्क थे, उनको कार्य थे, उसको पूरा करने के बाद हैड गॉन टू स्लीप यानी सोने चले गए हैं। द घोस्ट हु वॉक एट नाइट हैड अपीयर्ड फ्रॉम द ग्रेव्स, यानी भूत जो हैं जो रात को निकलते हैं वो ग्रेव्स से, कहने का मतलब कब्र से बाहर आ गए हैं। द चर्च हैड फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन, यानी चर्च ने भी अपना काम पूरा कर लिया है दोस्तों। द बेल्स डिड नॉट रिंग इन टू द चर्च, यानी चर्च में घंटियाँ नहीं बज रही हैं, नहीं बजी। द पोएट्स लुक्स टू द घोस्ट, यानी पोएट जो है, कवि जो है, वो क्या करता है, घोस्ट को देखता है, भूतों को देखता है। ही इज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड वेदर आर द देयर ह्यूमन फॉर्म्स आर मिरेकल्स, यानी वो इस बात को समझ नहीं पाता दोस्तों कि वो जो जिनको देखता है वो ह्यूमन फॉर्म्स यानी मानव हैं, व्यक्ति हैं, मनोजीवित मनुष्य हैं, या मिरेकल या कोई चमत्कार है दोस्तों। तो इसी ये प्रसंग है उसका। अब एक्सप्लेनेशन में यानी लाइन जो वहाँ पर दी गई, स्टेंजा जो दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या समझते हैं दोस्तों। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, यानी इन लाइनों में कवि कहता है, क्या कहता है, दैट ही लुक्ड एट सम फिगर एट नाइट, यानी रात को वो कुछ चित्र देखता है। और देवर इमेज ऑफ बर्ड्स, यानी वो क्या होती हैं, बर्ड्स की इमेज है, कहने का मतलब कि चिड़ियों का चित्र है। ही फाउंड देम कार्व्ड ऑन समथिंग, यानी वो उनको किसी चीज़ पर क्या करता है, चित्रित हुआ
पाता है, खुदा हुआ यूँ कह सकते हैं पाता है। देवर पिक्चर ऑफ बर्ड्स गोल्डन इन कलर, यानी वो क्या है कि पिक्चर ऑफ बर्ड्स हैं, कहने का मतलब कि चिड़ियों के चित्र हैं जो कि गोल्डन इन कलर यानी कलर में, रंग में सुनहरी है, कहने का मतलब सुनहरी चिड़ियों के चित्र हैं। देवर ट्रांसफिगर्ड इनटू आर्ट, यानी वो कला मतलब कला में परिवर्तित की गई हैं दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं ही थॉट ही थॉट हाँ, आगे देखते हैं ही थॉट दैट देवर लिविंग क्रिएचर्स आर मिरेकल, यानी वो सोचता है कि वो क्या है दोस्तों, लिविंग क्रिएचर हैं, जीवित प्राणी हैं, मिरेकल चमत्कार हैं। दैट गेव द पोएट द सेंस ऑफ दियर बीइंग ए लिव, जो कि पोएट को जीवित होने यानी जीवित होने का भाव देती है, कहने का मतलब कि वो उसको लगता है कि ये चित्र क्या है, जीवित है, अर्थात जीवित वर्ड है, जीवित क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका दीज बर्ड्स, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दीज बर्ड्स, उन चिड़ियों को समझ नहीं सका। द बर्ड्स वर पिक्चराइड ऑन सम प्लेट्स, यानी जो चिड़ियों का चित्र था वो अंकित किया गया था किस पर दोस्तों, सम प्लेट्स यानी कुछ प्लेटों पर, विच में भी पेपर, जो पेपर की हो सकती है, वुडन पैनल्स या लकड़ी के पैनल की हो सकती है, ऑन आर्किटेक्चुरल पीस या वास्तुकला के किसी टुकड़े पर इस तरह से चित्र जो है अंकित किए गए थे। ही पोएट एस्यूम्स दैट दे वर पेंटिंग्स, यानी पोएट ये मान लेता है कि वो क्या है दोस्तों, पेंटिंग है, कहने का मतलब कि चित्र है। अ ब्रांच ऑफ अ गोल्डन ट्री, यानी एक गोल्डन ट्री की जो ब्रांच है, टहनी है, हैड गॉट देम सीटेड अपॉन इट, यानी उसने उसको बिठा रखा, कहने का मतलब कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चिड़िया जो है वो क्या है, एक सुनहरे वृक्ष की टहनियों पर बैठी हुई है। आगे देखते हैं द पेंटिंग गेव द इंस्पिरेशन ऑफ अ लिविंग क्रिएचर ऑन द पोएट्स, यानी पेंटिंग जो है वो क्या करती हैं दोस्तों, गेव द इम्प्रेशन ऑफ अ लिविंग क्रिएचर, यानी वो लिविंग क्रिएचर का प्रभाव डालते, कहने का मतलब जीवित प्राणी का, ऑन द पोएट्स माइंड, यानी कवि के मन पर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेंजा शुरू हो रहा है, यानी एक स्टेंजा का आप जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसका एक्सप्लेनेशन रेफरेंस आप देख चुके हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि अगला स्टेंजा दोस्तों किस चैप्टर से है और इसके कंपोजर कौन है और क्या चीज़ इसमें बताई गई है। तो देखते हैं, माई फीट एट मोर ग्रेट एंड माई हर्ट अंडर माई फीट आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट ही प्रॉमिस्ड अ न्यू स्टार्ट आई मेड नो कमेंट व्हाट शुड आई रिसेंट, यानी ये स्टेंजा दिया गया दोस्तों। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, रेफरेंस सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और प्रसंग देखते हैं। द प्रेजेंट स्टेंजा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द लॉन्गर पोएम वेस्टलैंड, यानी ये जो प्रेजेंट स्टेंजा है यानी ऊपर का दिया हुआ स्टेंजा जो है वो क्या है दोस्तों, हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द लॉन्गर, यानी जो लंबी कविता है वेस्टलैंड, जो लंबी कविता है दोस्तों उसके ये तीसरे भाग से लिया गया है। इन टाइटल फायर सरमन, यानी जो फायर सरमन शीर्षक के अंतर्गत इसको कंपोज किया, कंपोज बाई टी.एस. इलियट, यानी इसको कंपोज किया किसने दोस्तों, टी.एस. इलियट साहब ने। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के दोस्तों जो सबसे महानतम कवि अंग्रेजी साहित्य के हैं, यानी इलियट साहब जो हैं वो 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य के सबसे महानतम कवि हैं। टी.एस. इलियट ड्राज अ पिक्चर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, यानी इलियट साहब क्या करते हैं, जो आधुनिक सोसाइटी, आधुनिक समाज है उसके चित्र को खींचते हैं, कहने का मतलब उसको चित्रित करते हैं। ही ब्रिंग्स टू मेमोरी द स्टोरी ऑफ एलिजाबेथ एंड लिसेस्टर, यानी वो एलिजाबेथ और लिसेस्टर के क्या करते हैं, उनकी कहानी को याद करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग द पास्ट
ड्यूरिंग द पास्ट वुमेन वर नॉट सो हेल्पलेस एज द थ्री डाटर्स ऑफ द टेम्स। कहने का मतलब कि ड्यूरिंग द पास्ट यानी भूत काल के दरमियान, कहने का मतलब कि बीते हुए समय के दरमियान वुमेन वर नॉट सो हेल्पलेस, यानी औरतें जो थीं वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस नहीं थीं। एस थ्री डाटर्स ऑफ द टेम्स, यानी जितना कि टेम्स की 3 पुत्रियां हैं, यानी प्राचीन काल में कह सकते हैं या बीते हुए समय में औरतें उतना असहाय नहीं होती थी कि जितना कि टेम्स की 3 पुत्रियां थीं। टुडे लेडीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय मैन सेक्सुअली, यानी आज जो है आज के समय में, यानी कवि ने जब इसकी रचना की उस समय की बात कह रहा है, तो आज के समय में क्या है दोस्तों, यानी औरतें जो यौन उत्पीड़ित होती हैं, द वुमेन इज़ अटरली हेल्पलेस, यानी औरतें पूर्णतया क्या है, हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, ये प्रसंग था, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से है। टायरेसियस रिपीट्स द मिजरी ऑफ द सेकेंड डॉटर ऑफ द टेम्स, यानी टायरेसियस जो है उस कविता में उसमें क्या बताता है वो दोस्तों, क्या बताता है कि मिजरी ऑफ द सेकेंड डॉटर, यानी रिपीट्स दोहराता है द मिजरी ऑफ द सेकेंड डॉटर, यानी जो दूसरी पुत्री है टेम्स की उसके दुख को दोहराता है। सी हर सेल्फ सेज, वो अपने आप कहती है, दैट सी वाज रेप्ड एट मूरगेट, यानी उसको मूरगेट में रेप किया गया है उसका, ये बात वो कहती है। इट इज़ एन एरिया इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लंदन, यानी ये लंदन के पूर्वी भाग का एक क्षेत्र है। कहने मतलब ये जो मूरगेट जो बताया गया है, ये क्षेत्र जो कहाँ पर है दोस्तों, लंदन के पूर्वी क्षेत्र का एक भाग है, वहाँ पर स्थित है। सी इमेजिन्स दैट सी हैड बीन वॉकिंग देयर, यानी वो इमेजिन करती है, कल्पना करती है दोस्तों कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी, टहल रही थी, घूम रही थी। सी वाज काट देयर, उसको वहाँ पर पकड़ा गया। सी लेड हर सर्फ डाउन एट हर बैक, यानी वो अपने पीठ के बल लेट जाती है। सी रेड हर 2 लेग्स, हर लवर नील डान हर, यानी वो अपने पैर उठाती है, उसका जो प्रेमी है झुकता है। सी गेव अप्रूवल टू रेफर, यानी वो क्या करती है, रेप के लिए अप्रूव करती है, यानी अनुमति प्रदान करती है। सी वाज फूलिश, यानी वो मूर्ख थी। आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी यौन संबंध के बाद या संभोग के बाद। सी रिपेंटेड, वो पछताती है। सी गेव इम्प्रेशन ऑफ सारो, यानी वो कहने का मतलब इम्प्रेशन ऑफ सारो, यानी दुखी होती है, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सी वेप्ट, वो रोई। हर सीड्यूसर आल्सो वेप्ट इन सिंपैथी, यानी उसका जो सीड्यूसर था, कहने का मतलब जो आप कह सकते हैं प्रलोभक या बहकाने वाला जो था, वो भी उसके सहानुभूति में रोया। ही कंसोल्ड हर दैट ही वुड लव हर इन फ्यूचर आल्सो, यानी वो क्या करता है, उसका प्रेमी जो है उसको सांत्वना देता है कि वो फ्यूचर में भी यानी भविष्य में भी उसको प्रेम करेगा। दे शैल एंजॉय अ हैप्पी लाइफ, यानी वो एक खुशहाल जीवन को एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे उसका। लाइफ टूगेदर एज न्यू लवर्स, यानी नए प्रेमी की तरह साथ साथ वो नए जीवन का आनंद लेंगे। द गर्ल डिड नॉट से एनी वर्ड, लड़की कोई शब्द नहीं कहती है। सी हैड नो रीज़न, उसके पास कोई कारण नहीं था टू रिसेंट, नाराज होने का। एस इट वाज हर ओन फुली, कि ये उसकी क्या थी, स्वयं की मूर्खता थी, यानी उसके पास नाराज होने का कोई तर्क नहीं था क्योंकि उसने खुद अप्रूव किया था, यानी ये उसकी स्वयं की मूर्खता थी। सी वाज सेक्स विक्टिम, वो सेक्स विक्टिम थी, यौन उत्पीड़ित थी। नोट में देखते हैं दोस्तों, यानी आप एक्सप्लेनेशन के बाद नोट भी लिख सकते हैं। तो नोट के अंतर्गत देखते हैं कि द पोएट थ्रू द सॉन्ग ऑफ लंदन डॉटर्स, यानी लंदन की पुत्रियों के गीत के माध्यम से ब्रिंग्स द फैक्ट टू लाइट दैट, यानी प्रकाश डालने की कोशिश करता है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक संसार में, वुमेन इज़ द इन्फीरियर, यानी वुमेन को क्या इन्फीरियर समझा जाता है या कह सकते हैं कि बहुत हीन या इस तरह से समझा जाता है। सी इज़ द विक्टिम ऑफ मास्कुलिन लस्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन, यानी वो क्या है,
एक मर्दाना हवस और शोषण का शिकार होती हैं दोस्तों। तो ये बात इस पोयम में, इस स्टेंजा में बताई गई थी दोस्तों। अब उसके बाद अगला स्टेंजा देखते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट स्टेंजा में ये कहाँ से है और इसमें क्या चीज़ बताया गया। अब देखते हैं। स्टेंजा है, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, एस बैड स्टे विथ मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, व्हाट थिंकिंग व्हाट, आई नेवर नो, व्हाट आर यू थिंकिंग थिंक। यानी ये स्टेंजा अगर आता है दोस्तों तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं कहाँ से लिया गया ये भी देखते हैं। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत देखते हैं। दी लाइन अकर इन द लॉन्गर पोएम वेस्टलैंड, यानी वेस्टलैंड के ये जो लंबी कविता है उसी से ली गई दोस्तों, यानी उसी पोएम का ये भी स्टेंजा है। कंपोज बाय द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द 20th सेंचुरी, टी.एस. इलियट। यानी ये कंपोज की गई है जो ग्रेटेस्ट पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, यानी अंग्रेजी साहित्य के 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के जो सबसे महान कवि हैं टी.एस. इलियट साहब, उन्हीं की कविता है ये, उनके द्वारा कंपोज की गई, रचित है दोस्तों। दीज लाइन्स अकर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम इन टाइटल अ गेम ऑफ चेस। यानी ये लाइनें दोस्तों कविता के दूसरे भाग से ली गई हैं जो कि इस शीर्षक के अंतर्गत आता है, अ गेम ऑफ चेस, यानी शतरंज का खेल, या इस अ गेम ऑफ चेस शीर्षक के अंतर्गत आता है। टी.एस. इलियट थ्रू द प्रोटोगोनिस्ट डिस्क्राइब द प्राइवेट रूम ऑफ अ वुमेन। यानी इलियट साहब क्या करते हैं, प्रोटोगोनिस्ट के माध्यम से, कहने का मतलब जो नायक है उसके माध्यम से डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं द प्राइवेट रूम ऑफ अ वुमेन, यानी एक औरत के निजी कक्ष का या निजी कमरे का वर्णन करते हैं। हु इज सम व्हाट प्रोस्टिट्यूट, यानी जो क्या है, कुछ मतलब वेश्यावृत्ति में संलिप्त है। अ पिक्चर ऑफ फिलोमेल हेरिक्स इनटू हर रूम, यानी फिलोमेल हेरिक्स का चित्र उसके रूम में है। इट प्रेजेंट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी ये वर्तमान यानी भूत और वर्तमान में क्या करता है, एक मतभेद प्रकट करता है। आगे देखते हैं। इन द पास्ट वुमेन केयर्ड फॉर द प्योरिटी, यानी पास्ट में क्या होता था दोस्तों, यानी भूतकाल में, बीते हुए समय में, प्राचीन काल में जो वुमेन थी वो केयर्ड फॉर द प्योरिटी, यानी शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए ध्यान रखती थी। एंड चेस्टिटी ऑफ हर बॉडी, यानी अपनी मतलब शुद्धता और अपने शरीर की शुद्धता और शुचिता का वो ध्यान रखती थी। एट प्रेजेंट प्योरिटी ऑफ बॉडी हैज़ नो सेंस, यानी वर्तमान काल में शरीर की शुद्धता का कोई मतलब ही नहीं है, ये बात कवि बताना चाहता। अ लवर ऑफ अ लेडी ऑफ लूज कैरेक्टर कम्स टू हर, यानी एक चरित्रहीन व्यक्ति जो किसी महिला का प्रेमी है उसके पास आता है। ही इज़ लेट, वो लेट है यानी देर से आया हुआ है। सो सी इज एंग्री ऑन हर, यानी इस स्टेंजा में यही बात बताई गई है कि एक लूज कैरेक्टर का जो व्यक्ति है दोस्तों महिला के पास आता है, वो उससे नाराज़ है और वो यानी वो देर से आता है इसलिए वो उससे नाराज़ है। अब यही बातचीत यहाँ पर होती है। तो एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत देखते हैं कि द लेडी ऑफ द लूज कैरेक्टर इज सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, यानी जो लूज कैरेक्टर की या आप कह सकते हैं कि चरित्रहीन महिला है वो सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, यानी बहुत ही परेशान है, दुखित है नर्वसनेस के कारण, यानी बहुत ही नर्वस फील कर रही है वो, इस कारण वो दुखी है। अब उसके आगे सी इज अपसेट, वो परेशान है। द लवर वांट्स टू नो द रीजन ऑफ हर नर्वसनेस, यानी लवर जो उसका प्रेमी जो है उसके नर्वसनेस का कारण जानना चाहता है कि वो क्यों नर्वस है। सी रिप्लाइज टू हर लवर, यानी वो अपने लवर को, अपने प्रेमी को उत्तर देती है दैट हर नर्व्स आर बैड, कि उसकी नसें जो हैं बुरी हैं, कहने का मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सी इज फीलिंग अनवेल, यानी वो मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, यानी वो परेशान महसूस कर रही है, बीमार महसूस कर रही है। व्हेन हर लवर आस्क हर, जब उसका प्रेमी उसके बारे में
यानी हर अबाउट हर नर्वसनेस, यानी उसके नर्वसनेस के कारण पूछता है। सी एडमिट्स आगे देखते हैं दोस्तों। सी एडमिट्स दैट हर नर्वसनेस आर बैड, यानी नर्व्स आर बैड, यानी वो ये स्वीकार करती है कि उसकी नर्व जो है बैड हैं। सी रिक्वेस्ट हिम टू स्टे दैट, यानी वो उससे प्रार्थना करती है कि वहाँ पर रुकने के लिए। दैट नाइट, यानी उस रात। विथ हर, यानी उसके साथ, यानी वो अपने साथ उस रात उसको यानी अपने प्रेमी से रुकने के लिए प्रार्थना करती है। सी वांट्स हिम टू टॉक विथ हर, वो उससे बातें करना चाहती है। द लवर डज नॉट स्पीक एनीथिंग, प्रेमी उसका कुछ नहीं बोलता है। द वुमन गेट्स एनॉयड, यानी वो नाराज होती है। सी वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है। व्हाई हर लवर डज नॉट स्पीक, कि उसका प्रेमी क्यों नहीं बोलता है। टू हर, यानी उससे बातें क्यों नहीं करता है, ये बात वो जानना चाहती है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों। सी वांट्स टू नो व्हाट ही इज़ थिंकिंग, वो जानना चाहती है कि वो क्या सोच रहा है। व्हाट इज सो इंगेज विद दैट ही डज नॉट गेट टाइम टू टॉक हर, यानी क्या ऐसी मतलब क्या चीज़ ऐसी है, क्या इतनी व्यस्तता है उसके पास कि उसके पास समय नहीं मिलता उससे बात करने के लिए। द वुमेन सेज दैट, औरत कहती है उसे, ही कुड नेवर कम टू नो व्हाट हर लवर वाज थिंकिंग। द वुमेन सेज, औरत कहती है कि वो कभी नहीं जान सकी कि उसका प्रेमी जो है क्या सोच रहा था। व्हाट इज ही सो इंगेज विद दैट ही डज नॉट गेट टाइम टू टॉक हर, वो किस चीज़ में इतना व्यस्त था कि उसको उससे बात करने का समय नहीं मिला। द वुमेन सेज, औरत कहती है, सेड दैट ही वाज थिंकिंग, कि वो सोच रहा था। सी गेट्स एनॉयड, वो नाराज है। एंड लेफ्ट हिम फेस टू थिंक फ्री टू थिंक, और उसको स्वतंत्र रूप से सोचने देती है। व्हाट ही मे थिंक, जो वो सोच सकता है। तो ये बात दोस्तों थी। इतने इम्पॉर्टेंट यानी 3 इम्पॉर्टेंट स्टेंजा जो थे इस चैप्टर में आपके दिए गए थे, जो मतलब इस वीडियो में दिए गए थे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।